हाँ, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल में जो अभी 2-3 दिन के घटनाक्रम हुए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ 2 दिन में कि वहाँ मतलब सत्ता को तो उखाड़ फेंका ही, पर वहाँ की पार्लियामेंट में आग लगा दी, वहाँ के रेलवे स्टेशन को घेर लिया, वहाँ के एरोड्रम को घेर लिया, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, और वहाँ एक राजशाही का महल था या ऐसे कुछ, उसमें भी मतलब बहुत सी जगह पूरे देश में आग, और छिटपुट घटनाएं भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, मारपीट भी हुई, और सारे नेताओं के घर में जा जा करके उनको पकड़ पकड़ के पीटा, भगा भगा के मारा, और उनकी महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, पत्नियों को भी नहीं छोड़ा, बल्कि एक की तो गोली मारी, उसको वो मरी गई बेचारी। पूर्व वित्त मंत्री थे शायद, वो उनकी पत्नी थी। प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं थी वो। प्रधानमंत्री को तो खुद को पीटा। सूर्य 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 कुमार थापा या जो भी नाम था उसका, थापा नहीं था वो, उसका तो देवबा देवबा सूर्य बहादुर देवबा खुद को बहुत बुरी तरह पीटा, लातों से और हंटर से और पता नहीं किसके लाठी से। तो ये जो स्थिति है, इसको हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये स्थिति कैसे पैदा हुई, और क्या इसमें कोई विदेशी हाथ भी था। 2-3 चीजें मैं थोड़ी सी बात कर लूं पहले, फिर मैं ये मन्नाराम जी हमारे साथ बैठे हैं। मन्नाराम जी को आप सब जानते ही हैं, समाज सेवी हैं और एडवोकेट हैं। अ, काफी 30-35 साल से, अपनी ये 40 साल से लगभग अ, वकालत भी कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अब वो सब गिनाऊंगा तो पूरा वीडियो इसी में हो जाएगा, इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि वहां पर जो करप्शन था, और करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई, और इन सब चीजों का काफी गुस्सा था लोगों में, और उस गुस्से को उभारने का काम ओली सरकार ने, जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया, 26 प्लेटफॉर्म थे, उन सब पे बैन लगा दिया, और उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या उसमें फंसाने की कोशिश की, और वो सारे अमेरिका के थे। तो अमेरिका को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था या हो रहा था, इसलिए ये सारी स्थिति पैदा हुई। एक तो ये हो सकती है बात। दूसरी बात ये है कि वहां पे काफी समय से, मतलब पिछले कुछ सालों से राजशाही जो है वापस कब्जा करना चाहती थी, और राजा जो है, जो ज्ञानेंद्र जो है वहां पर, ज्ञानेश्वर या ज्ञानेंद्र जो भी है, वो किसी तरह वापस राजा बनना चाहते थे, राजशाही लाना चाहते थे। और इस वजह से हो सकता है, और वो काफी प्रयत्नशील थे, तो उन्होंने, हो सकता है कि मिलिट्री सेना से अपना संपर्क किया हो, और मीडिया के थ्रू उन सारी चीजों को सेट किया हो, और वो इसके पीछे हो सकता है। और तीसरा कारण तो क्या बता सकते हैं, अ, और भी कई चीजें ऐसी हो सकती है कि जिससे ये पैदा हुआ है। इसमें दो प्रमुख लोग हैं जो उभर करके आए हैं इस सारे आंदोलन के बाद। एक तो है गुरुंग, जो एक एनजीओ चलाते हैं, और वो इतने पावरफुल, ताकतवर कैसे हो गए कि उन्होंने इतना बड़ा एक खेल कर दिया। और दूसरे हैं बालेन बालेंदु शाह। बालेंदु शाह वहां पर काठमांडू के मेयर हैं, और कहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी छवि है युवाओं में। ये जो जी जैन, क्या ये जो है, अ, जो 20-20 25-25 हैं, जैन जी, 25-30 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको जैन जी के नाम से जाना जाता है, जो 21वीं सदी में पैदा हुए उनको। तो वो, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब क्या है एक्चुअली, हम कोशिश करेंगे, मनाराम जी डांगी हमारे साथ हैं, वो इसके ऊपर सारा विश्लेषण करेंगे। तो इसमें भारत का जहां तक पक्ष है, हमारे यहाँ का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप इस आंदोलन के पीछे था। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब फिक्स कह रहा हूँ, था।
और था इसलिए कि वो चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने वापस नेपाल। जो हमारे यहाँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो भारत को तो नहीं बना पा रहे, लेकिन वो चाहते थे कि नेपाल जो पहले हिंदू राष्ट्र था, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बने। और अभी थोड़े दिन पहले योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी वहां पर लहराए गए और उनकी जय भी बोली गई। और तो एक पूरा ग्रुप है वो। योगी आदित्यनाथ भले उनका योगी जी जो है उनके भले लीडर हो सकते हैं या वो एक प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा ग्रुप है। तो इन सारी चीजों पे मैं मन्नाराम जी डांगी से निवेदन करूंगा कि वो अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर इसमें पीछे क्या है। मन्नाराम जी डांगी से आपसे मुखातिब हो उसके पहले मैं ये एक अपील कर देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत। अब आप सुनिए मन्नाराम जी डांगी। मुझे सेठ साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये इस मूवी में लगे हो और ये लोगों की चेतना बढ़ाने का काफी अच्छा काम आप कर रहे हो। और जो देश और दुनिया की जो हालात हैं, घटनाक्रम है, पर्यावरण के घटनाक्रम, इन सारे मुद्दों पर आप ये लगातार मुहिम चलाए हुए हो, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक नेपाल की अभी जो घटना हुई है 2 दिन पहले, उस घटना के बारे में मैं कोई ज्यादा एक्सपर्ट विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस से जो भी चीजें घटनाक्रम हो रहा है दुनिया का, और दुनिया की जनरल जो परिस्थिति है और उस जनरल परिस्थिति का नेपाल की भी जो विशेष स्थिति है, उन दोनों स्थितियों से वहाँ का जो घटनाक्रम, ये घटना हुई है, वो घटना मतलब उसके बारे में जो काफी राय आई है, अखबारों में भी आई है, मीडिया में भी आई है, सोशल मीडिया पर भी आई है। मेरा ये मानना है कि अभी जो पूरी दुनिया में जो हालात है, वो पूरा जो कॉरपोरेट सिस्टम है और कॉरपोरेट कैपिटल है और कॉरपोरेट कंपनियां हैं और कॉरपोरेट धड़े हैं, तो उन सारे धड़े सारे देशों में प्रभावी हैं। हर देश में जो राजनीतिक गुट हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें भी धड़ेबंदी, कॉरपोरेट भी अपने अपने स्तर पे वहाँ धड़ेबंदी क्रिएट करता है और वहाँ लोगों में फूट डालने का पूरा एजेंडा हो, अपने अपनी ताकत बनाने के लिए, अपने मतलब व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए, ये सारी चीजें वहाँ नेपाल में भी वेस्ट करती है। नेपाल में राजशाही को खत्म करके वहाँ जो राजनीतिक जो स्थिति बनी, वहाँ लोकतंत्र स्थापित किया और जो भी राजनीतिक पार्टियां सामने आई हैं, तो उनकी जो भी कारगुजारी रही है पिछले 25 सालों में राजशाही खत्म होने के बाद, तो उनकी नाकामयाबी के 2 पहलू हैं। एक तो जनरल परिस्थिति जो दुनिया की है, वो जनरल परिस्थिति वहां भी प्रभावी है, क्योंकि कॉर्पोरेट सिस्टम का जो कंट्रोल है पूरी दुनिया के सारे देशों पर है और सारे देशों की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनको प्रभावित करते हैं। तो वैसा प्रभाव वहां पर भी है, लोगों को भी प्रभावित करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी करते हैं, तो वो सारे हालात वहां पर भी हैं। तो नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है विचित्र है, वहाँ जो चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, उधर भारत से, उधर चीन से, और वो एक तरह से लॉक्ड कंट्रीज है, इसलिए भी उसकी लैंड लॉक कंट्री है। तो ऐसी स्थिति में नेपाल की वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति पर वो काफी गरीब मुल्क है और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी का भी मसला गंभीर है। तो इन सारे मसलों को राजशाही खत्म होने के बाद जो पार्टियां पावर में आई, वो उनको हल नहीं कर पाई, तो बेरोजगारी का मसला तो वहाँ गंभीर है ही है और उसका आक्रोश नौजवानों में है।
और वो भी एक बड़ा कारण रहा है। दूसरा कारण जो सिस्टम चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार की जो बात है, वो भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में है और वहां पर भी पूरी दुनिया की सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता भ्रष्ट नेता हैं, अपराधी नेता हैं, और वहां पर भी वहां की जो लीडरशिप है वो भी, उनका चरित्र भी इसी तरह से भ्रष्ट और अपराधी है। तो उसका प्रभाव भी, उस बात का भी लोगों में गुस्सा है। अब दूसरी जो ये जो घटना घटित हुई है उसमें प्रथम दृष्टा तो ये लग रहा है कि जो नौजवान हैं उनका आक्रोश था, उनकी बेरोजगारी का, और उनके जो भी तात्कालिक जो घटना हुई, जिन्होंने जो प्रतिबंध लगाया सोशल मीडिया पर, तो वो भी एक तात्कालिक कारण तो वो भी बनता है। लेकिन इसके साथ में जो बेरोजगारी का मसला है, गरीबी का मसला है, वहां के उत्पीड़न का मसला है, तो वो भी कारण लोगों में आक्रोश का कारण बनते हैं। लेकिन जो ये घटना जो जिस तरह से हुई है उसमें पूरी तरह से वहां की फौज का, वहां की जो राजाशाही है उसकी, उस राजाशाही और उसकी जो पार्टी बनाई है अभी, उस पार्टी का और बड़ा रोल मैं समझता हूँ अमेरिकन जो बड़ा है कैपिटलिस्टों का या कॉर्पोरेट सिस्टम का या पार्टियों का, उनका रोल भी उसमें बड़ा रोल है इस घटना को घटित करने में। और तीसरा ये घटना जो घटित हुई उसमें वो, उनके पास, बच्चों के पास हथियार नहीं थे, पत्थर थे, और उन्होंने वो जो कुछ भी किया, तो उसमें वहां की खुफिया एजेंसी, वहां की पुलिस, वहां की फौज, इतनी बड़ी घटना घटने जा रही है उसके बारे में उनको कोई सूचना नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वहां की पुलिस, वहां की फौज, खुफिया एजेंसी पर नियंत्रण जो है वो वहां के जो इसको प्रभावित करने वाली फोर्सेस थी वो उनको सारों को नियंत्रण कर रही थी। उस वजह से ये घटना घटित हुई। और पहले दिन जो जो बच्चे मारे गए वो भी दुखद घटना है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे दिन घटना हुई वो भी दुखद। जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से पुलिस के लोग भी कुछ मरे हैं, और वो जिस तरह से आगजनी हुई वो भी घटना ठीक नहीं है। तीसरी बात इसमें यह है कि जो वहां के जो हालात हैं या दुनिया के जो हालात हैं, उसको आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पर्यावरण का चैलेंज, पर्यावरणीय जो संकट है, वैश्विक उष्माकरण है, जलवायु परिवर्तन है, वो मानव जाति के अस्तित्व का ही सवाल बना हुआ है। और इस सारे संकट को आज की कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट जो लीडरशिप में चल रही सरकारें हैं, वो इसको पिछले 2-3 सालों से पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, और युद्ध का पूरा उन्माद पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। हथियारों की होड़ चल पड़ी है, और हथियारों के जो सौदागर हैं वो पूरी तरह से इस तरह की घटनाक्रम पैदा कर रहे हैं। नेपाल में भी पैदा किया, बांग्लादेश में भी पैदा किया है, और कई देशों में वो अपनी शक्ति संतुलन अपना बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जिसमें मेरा ये मानना है कि इसमें अमेरिकन धड़ा जो है वो, उसने इस घटनाक्रम को, इस घटना को घटित करने में उनका भी बड़ा भारी रोल है। और दूसरा अभी एक जो नौजवान है, नौजवान आक्रोशित हैं, उनको क्या चाहिए? उनको रोजगार चाहिए, उनको एक विकल्प चाहिए वहां की जनता को भी, कि उनका जो आर्थिक पहलू है, उनका राजनीतिक पहलू है, उनका सांस्कृतिक पहलू है, वहां का पर्यावरण है, वो सारी चीजें बेहतर हो, उनका जीवन ठीक हो। उसके लिए कोई विकल्प जैसी कोई बात नजर नहीं आती, ना कोई जो जो भी लीडरशिप सामने आ रही है उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नजर नहीं आता। जबकि एक कुदरत के पक्ष का एजेंडा चाहिए, एक मानव के पक्ष का एजेंडा चाहिए, जो मानवीय हितों को पूरा करता हो और जो पर्यावरण के हित को पूरा करता हो। तो वो एजेंडा आज की तारीख में मेरे ख्याल से उनके सामने नहीं है, उनके पास नहीं है। और वो एक तरह से अराजकता का जो दौर है उसका उसका काफी भुगतान वहां के लोगों को करना पड़ेगा लंबे समय तक। और अगर विकल्प बनता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। कोई विकल्प बनता है तो वो एक दिशा पूरी दुनिया को, और एक दिशा दिशा मिलेगी। तो उन नौजवानों की जो भी कुर्बानी हुई है उसका हमें दुख है, लेकिन
वो एक सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में वहाँ की समझदार लोग इसको एक नई दिशा दें, जो कुदरत के पक्ष में जाए, आम लोगों के पक्ष में जाए, ऐसा एजेंडा बने और ऐसा विकल्प बने। ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वहाँ के बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग और जो भी अब अगुवाई करना चाहते हैं, उनको भी इन सारी चीजों से, जो उनके छोटे राजनीतिक स्वार्थ है, उनसे ऊपर करके वहाँ के पीड़ित लोगों को एक नया एजेंडा पेश करें, ये हम अपेक्षा करते हैं। इस मुद्दे पे मैं इतनी सी बात करता हूँ। नहीं पर सर उसमें मतलब कैसे होगा ये, क्योंकि वहां तो अभी मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है, और जहाँ मिलिट्री एक बार कब्जा कर लेती है वहां तो फिर शासन, आप समझते ही हैं कि मिलिट्री शासन तुमने तो कोई बोल ही नहीं सकता है। तो ये जो आंदोलन हुआ है, और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, ये श्रीलंका में ऐसा ही हुआ, अभी तक भी कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है वहां पे। बांग्लादेश में भी कोई सोल्यूशन नहीं है, 1-1.5 साल हो गया है, और बांग्लादेश में तो ये सब 3 महीने में हम चुनाव करवा देंगे, अभी तक चुनाव नहीं हुए। म्यांमार में तो अभी सेना ही काम कर रही है, लगी हुई है। तो बंगाल कोई अलग से, ये नेपाल कोई अलग से थोड़ी है। नेपाल भी तो वही लोग हैं और वही ताकतें काम कर रही है जो इन देशों में काम कर रही थी। तो क्या मतलब नहीं, इसमें मेरा शिक्षा भी मानना है कि देखो, बात ये है कि इसमें ये बड़ी जटिल परिस्थिति है, जिसमें नए विकल्प की खोज में भी सभी जगह लोग पूरी दुनिया में है, सारे देशों में है। और वो जो फोर्सेज हैं, उनको इन हालात का, क्योंकि इसको सत्ता में जो चला रहे हैं उनको एक्सपोज किया है इस घटना ने, उनको बर्खास्त किया है, उनको हटाया है, तो उनका अप्रोच है। तो इस सिस्टम को हटाने का मतलब ये है कि एक बेटर विकल्प देने की बात है। तो बेटर विकल्प देने के लिए जो कुछ भी जो परिस्थिति है, अवसर है, वो अवसर ये है कि जो नौजवान बच्चे हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम मतलब किसी के हाथ में खेले नहीं, और हम नेपाल के पक्ष में, नेपाल की आम जनता के पक्ष में, वहाँ के पर्यावरण के पक्ष में, और दुनिया को भी एक दिशा दे सके कि भाई ये हम एक नया विकल्प, और हम इनसे नाराज थे, उनके भ्रष्टाचार से, उनकी नाकामयाबी से, तो हम एक नया विकल्प पेश करते हैं जो जनता के पक्ष में होगा, और उनके पक्ष में हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वहाँ के नौजवान हैं, वो इस दिशा में सोचे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बाकी तो जो कंट्रोल जिन फोर्सेस का है, वो जो आप कह रहे हो वो सही है कि जो नियंत्रण करने वाले हैं, तो वो सारी, लेकिन इसमें ये संघर्ष है, देखो अंदरूनी संघर्ष है, जो क्योंकि उनको उनका दुरुपयोग करना चाहते हैं हर सर वो तो हो गया, दुरुपयोग जो होना था वो तो हो गया। सवाल ये है कि अब वो जो उन्होंने वहां आग लगाई, ये किया वो किया, उससे वो सरकार चली गई और वो दुरुपयोग हो गया। अब जिन जिन लोगों के सत्ता हाथ में आ गई है वो क्या करेंगे, सवाल ये है। अच्छा, जिन लोगों ने ये सारा खेल किया, जैसे गुरुंग, गुरुंग जो है एक एनजीओ है, गुरुंग तो मतलब आदमी है, उसका एक नेटवर्क है पूरा। माही नेपाल या ऐसा कुछ उसका, हामी नेपाल जो है वो एनजीओ है वहां पर। और वो उस एनजीओ को कोको कोला और अल जजीरा और ऐसे सारी कंपनियां जो है उसको फंडिंग करती है। तो फंडिंग जहां से आ रही है वो उन्हीं के, वही कान पकड़ेंगे ना सर, वो कैसे चलाएंगे वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ये क्या कर सकते देखो हैं। मेरी बात सुनो, बात ये, आपकी बात सारे फैक्ट सही हैं, लेकिन सवाल देखो ये है कि जो सकारात्मक सोचने वाले, विकल्प के बारे में सोचने वाले लोग भी सब जगह हैं। तो उन फोर्सेस से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे हालात में इनको संगठित होकर के अपनी मतलब जो भी परिस्थिति है उसको लोगों के सामने ले जाना चाहिए। ये एक अवसर भी है, ये अवसर भी है कि जो मतलब ये जो जो ताकतें इसको हड़पना चाहती है, या गलत दिशा देना चाहती है, या पीछे ले जाना चाहती है, या लोगों का नुकसान करना चाहती है, उनसे बचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। और जो लीडरशिप नहीं दे रहे हैं वो भी कोई एजेंडा लेकर के आए। ये अगर दूसरी जो नेगेटिव फोर्सेज हैं जो नुकसान कर रही है कुदरत को भी और लोगों को भी, आम लोगों के हितों में नहीं कर रही है, तो उनको भी समझना चाहिए। इसको समझे बिना तो जो भी उसका खामियाजा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, इस घटना का भी नुकसान ज्यादा वही होगा। मेरा मतलब है अराजकता कि फैलेगी, अराजकता फैलेगी तो नुकसान तो आम लोगों को ही भुगतना होता है, बड़े लोगों को, पैसे वालों को नहीं होता है। अराजकता फैलेगी, और जो तानाशाही होगी वहां पे, मिलिट्री शासन लागू होगा, तो
और अगर कोई अंतरिम सरकार भी बन गई, मान लीजिए जैसे बांग्लादेश में बनी है वो, तो उस तरह की अगर यहाँ पे भी कोई अंतरिम सरकार बन गई तो वो क्या कर सकेगी? मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए, चलते हैं, देखते हैं इसको। तो अब ये तो जीवन क्रम है, आगे बढ़ता रहेगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये बात पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और आगे भेजें इसको लोगों को, और सोशल मीडिया पर डालें। और अगर आपको ये, आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।